हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 का विषय विज्ञान। ठीक है, सेट नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सीधे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा। आप सबको पता है क्या होता है, f इक्वल टू r/2, यानी फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, सबको पता है आपको। और इसका अपवर्तन के भी 2 ही नियम है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन में, ठीक है, यानी गाड़ी में पीछे देखने के लिए हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा आपका सीधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा। f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का कितना होगा, यानी r इक्वल टू आपका कितना होता है, r इक्वल टू होता है 2f, यानी 2 इंटू कितना होता है 12, यानी कितना होता है 2 इंटू 12 मतलब 24 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वाहन के अग्रदीप के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप सबको पता है कि वाहन के अग्रदीप के रूप में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का होता है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। कैसे होता है, आभासी तथा सीधा होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डायोप्टर का मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक है, लेंस के शक्ति का। डायोप्टर मात्रक है किसका, लेंस के शक्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D, ठीक है, क्षमता वाले लेंस का जो फोकसांतर होता है, यानी f इक्वल टू क्या होता है 1/p। आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/p कितना है आपका 2 इंटू कितना हो गया 100। इसको सेंटीमीटर में एक्सचेंज करिए, 2 से कटेगा यानी 50। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आंख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है क्या, रेटिना, यानी उसको दृष्टिपटल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो दिए गए समीकरण में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बड़ा यौगिक है जो टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है जो टूटकर क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। क्या है ये, वियोजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का ठीक है, उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो ठीक है, उपचयन और अपचयन जो हो रहा है इसका ऑप्शन बी सही है। Cu क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, जबकि इसमें लेड में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो विकृत गंधिता जो होती है आपके उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, चूने में सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलता है, इससे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये जो है उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन पर डालने पर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है,
इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, किसको याद है? इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नंबर 20 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक जो है आपका लिटमस पत्र है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? जो अम्ल है वो तो लाल होगा। ठीक है, HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, CH3COOH है, लेकिन लास्ट वाला देखेंगे तो ये आपका क्या है? ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। क्रिस्टलीकरण का जल किसमें मौजूद है? तो क्रिस्टलीकरण का जल जिसमें मौजूद है वो है आपका ऑप्शन सी। किसमें है? ऑप्शन सी। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक लवण में आपका प्रयोग किया जाता है NS, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना जलीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14 है। वह पदार्थ में कौन सा अम्ल है? देखिए, जिस पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या? क्वेश्चन नंबर है आपका 26। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस चित्र में जो है वो वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इस चित्र में वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए देखते हैं, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को किस जैव प्रक्रम में होती है? तो यह है उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो यह ऑक्सीजन के जल के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है। अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये सबको पता होना चाहिए। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें टाइलिन होता है। ठीक है, शोषण प्रक्रिया में पायरूट का कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन होता है। ठीक है, क्या है? कोशिका द्रव्य। ये क्या है? इसका सही आंसर कोशिका द्रव्य। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जो जल और खनिज लवण का संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है और फ्लोएम के द्वारा, पौधों द्वारा, ठीक है, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम होता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? कौन सी प्रक्रिया है? शोषण, ठीक है, पोषण, ये तो जीव रहेगा तभी होगा, नियंत्रण भी, लेकिन जनन आवश्यक है। अगर जनन नहीं होगा तो उसकी प्रकृति बनी नहीं रह सकती है। बिना जनन का खत्म सब। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो दिया गया जो चित्र है ये पुनरुद्भवन को दर्शाता है। ठीक है, पुनरुद्भवन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35। ठीक है, 35 क्या है? परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना कहलाता है। ठीक है, परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है परागकण। परागकणों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित होना परागकण कहलाता है। भ्रूण को माँ के गर्भ में किस भाग से पोषण प्राप्त होता है? यह है प्लेसेंटा। ठीक है, एक पाइप के थ्रू से है, जो पाइप की तरह है प्लेसेंटा, जो सीधे गर्भ से जुड़ा होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत की क्या विशेषता है? उत्तम ऊर्जा में जो है प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य होना चाहिए। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका सी सही है, कार्य करें। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 क्या? पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल जो कम से कम है वो आपकी 15 km/h होनी चाहिए। चलिए, इसके साथ ही एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? ठीक है, तो पवन का देश जो है वो है डेनमार्क। डेनमार्क को पवन का देश कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा साम्य ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? साम्य ऊर्जा का स्रोत है। तो साम्य ऊर्जा का जो स्रोत है, ठीक है, समाप्य ऊर्जा का स्रोत है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्य ऊर्जा का स्रोत है? जो समाप्त होने वाली, खत्म होने वाली ऊर्जा है, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, जो कभी भी समाप्त हो सकती है। इसके भंडार बहुत सीमित है। पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में आपके परागकण होते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।